जेई नीट का कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लगभग हर साल 20 लाख से ज़्यादा बच्चे जेई नीट के लिए अपियर करते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वेरी फ्यू ऑफ देम मेक इट टू द लिस्ट। तो अब उन बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, वो क्या करें? तो यहाँ आता है सवाल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली एक चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेंगे कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए हमने आज के शो में हमारे फ्रेंड शुभम चंडक को बुलाया है, जिन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल ड्रॉप जर्नी अपनी एक्सपीरियंस की है और इस साल उन्होंने सिक्योर किया है 6500 रैंक और 99.4 परसेंटाइल इन्होंने अचीव किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम। सबसे पहले तो यही पूछेंगे यार कि कैसा लगा आपको जब फाइनली 3 साल की हार्ड वर्किंग जर्नी आपकी ख़त्म हुई? काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छी वो फीलिंग थी और मैं उसके लिए काफ़ी वेट भी कर रहा था। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कि टेकिंग अ ड्रॉप इज़ अ वेरी चैलेंजिंग डिसीज़न, मतलब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है क्योंकि आप 2 साल से उसके लिए कर रहे हो, फिर आपका मेंटल स्टेट उस हिसाब से नहीं होता है कि हाँ यार कितना करें। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कॉलेज जा रहे होते हैं, आपके पास भी अच्छा ऑप्शन होगा कि आप भी कॉलेज ज्वाइन करें, लेकिन आपने अपने फैमिली के साथ ये बहुत बड़ा डिसीज़न किस तरह डिस्कस किया? क्या फैमिली सपोर्ट था? मतलब हाउ डिड यू मैनेज, मतलब कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया, कैसे लिया? तो देखिए, एक जो सबसे पहला मोटिवेटिंग फैक्टर था मुझे ड्रॉप लेने के लिए, वो था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना था। एक मेरा पहले से फिक्स था और मेरी जो वो परसेंटाइल थी उस पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी अच्छा नहीं मिल रहा था। एक तो ये रीज़न था और दूसरा रीज़न ये भी था कि जैसे मैंने और कोई अपने पास ऑप्शंस ओपन नहीं रखे थे। जेईई मेंस के अलावा मैंने और कोई मेजर एग्ज़ाम्स नहीं दी थी। और तो ये इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। आप ऐसा बिल्कुल मत करना। इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था कि सिर्फ जेईई का फॉर्म भरा था और फिर जेईई अच्छी नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम पूरा कॉन्फिडेंटली चले, लेकिन एक अपने लिए बैकअप ऑप्शन रखे, ठीक है वो। लेकिन इन्होंने इस साल जो कर दिखाया वो सब कुछ कवर हो चुका उससे, ठीक है। आप आगे। हाँ, और जहाँ पे आप फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो फैमिली का थ्रू आउट जो मेरे 3 इयर्स की जर्नी रही है, फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और वो काफ़ी एक क्रूशल फैक्टर भी होता है आपके रिज़ल्ट में। हाँ, मतलब इस बड़े से डिसीज़न में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब एक खुद पे भी बात आ जाती है ना कि मैं इतना अच्छा, मतलब लास्ट ईयर आपने जेईई जो दी थी उसमें कितने परसेंट है? लास्ट ईयर जो मेरा जनवरी अटैम्प्ट था उसमें मेरे 93 परसेंटाइल थे और सितंबर अटैम्प्ट आते आते पढ़ाई सब काफ़ी बंद हो गई थी और 10 शिफ्ट हुए थे, काफ़ी वेरिएशन आ गया था, तो उसमें मेरे 90 परसेंटाइल आए थे। तो ड्रॉप लेने का मतलब ये एक अच्छा रीज़न भी हो सकता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन उस दिन मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं ठीक है, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो, ऐसा ड्रॉप का डिसीज़न ले सकते हो और आप में वो बात है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप सही लगता है आपको? हाँ जी, हाँ देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, जैसे मेरी जो जेईई से पहले के मॉक टेस्ट थे उसमें स्कोर अच्छा आ रहा था और क्योंकि मैंने पढ़ाई भी की थी उस हिसाब से, बट अनफॉर्चुनेटली जेईई के दिन मैं काफ़ी प्रेशराइज्ड हो गया, मैंने पैनिक कर दिया और फिर काफ़ी क्वेश्चंस गलत कर दिया और जितना मुझे नहीं आता था उससे ज़्यादा मैंने अटैम्प्ट कर दिया। वो मेरी गलती थी। तो चलते हैं आगे, आपकी जर्नी की स्टार्ट करते हैं। तो मतलब 2020 में आपने पहला अटैम्प्ट दिया था, ठीक है। तो 2020 में मतलब क्या गलतियाँ हुई थी जिससे आपको लगता है कि मतलब क्या पैटर्न जो आपको गलत लगा था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, ताकि जो आगे जो ड्रॉप लेना चाह रहे वो मतलब पहले ही गलती सुधार ले। तो वो आपकी क्या मिस्टेक्स रही थी, वो आप थोड़ा हाईलाइट करके बता सकते हैं? हाँ, तो एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगता है मैंने 2020 में की थी और जिसे 2021 में मैंने वापस करेक्ट भी किया, वो मिस्टेक ये थी कि मैंने फ़िज़िक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 3 में से 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाऊँगा, उसमें से अगर अच्छा स्कोर कर दूँ तो मुझे फ़िज़िक्स भले 5-10 क्वेश्चन भी हो जाए वो भी काफ़ी होंगे, विच इज़ टोटली रॉन्ग थिंग एंड आई एडमिटेड। और उस हिसाब से फिर मैंने 2021 में फ़िज़िक्स स्क्रैच से पूरा वापस पढ़ा और उसमें भी अच्छा स्कोर करने की कोशिश की। देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जैसे लेट्स सपोज अगर मैथ्स, आप केमिस्ट्री और मैथ्स 2 सब्जेक्ट ही करके जा रहे हो और मैथ्स टफ आ गया, फिर आपका एक ही सब्जेक्ट बचेगा और एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आई है। मैं मतलब सीधा बिना हिचकिचाए उस बंदे को मैं सीधा बोल दूंगा कि भाई तू पागल है कि एक सब्जेक्ट के पीछे तू भाग रहा है। मतलब आप जो तीनों सब्जेक्ट है वो तीनों इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 सब्जेक्ट कर ले और एक अच्छा से जो नहीं करे, और फिर मान लो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वही असली पेपर में हार्ड आ गया तो आपके तो मतलब बैंड बज जाएगी पेपर में, पसीने छूट जाएंगे। तो आपको जो है वैसा नहीं करना है, आपको तीनों को इक्वल वेटेज लेकर ही चलना है। और लास्ट में, क्योंकि जब 3 साइड से आप खुद सोचो ना, जब 3 साइड से आपको एक जगह मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी थोड़ी मेहनत तीनों जगह कर रहे हो, तो आउटपुट जो है वो बढ़कर आगे आ रहा है, तो वो स्कोर पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो आपने ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि हाँ, जो इन्होंने ये मिस्टेक करी कि फिज़िक्स इन लोगों ने छोड़ दिया था, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब 2021 की बात करते हैं, जिन्होंने आपने फोड़ा, जिसमें आपने मचाया। तो उसमें क्या पैटर्न रहा था, क्या शेड्यूल रहा था थ्रू आउट द ईयर, मतलब क्या पैटर्न पढ़ने का था आपका, वो उसके ऊपर बता सके। हाँ, तो एक्चुअली जिस दिन जेई का रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद से मैंने अपनी मतलब जो है 2021 की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था, 3 to 4 मंथ्स का ही टाइम था। सो सबसे पहले डेफिनेटली मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट था। उसके मैंने हर चैप्टर वाइज खुद के नोट्स बनाए, ताकि जब मुझे आगे कभी रिवीजन करना हो तो मुझे किसी और सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो पहली ये चीज़ मैंने की। दूसरी ये चीज़ कि मैंने मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दिए, अपने आप को टेस्ट के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की कोशिश की मैंने। तो आई थिंक भले ही 3-4 महीने का टाइम था, लेकिन फिर भी जो फैब अटैम्प्ट हुआ था उससे पहले मैं कुछ 30 से 40 मॉक टेस्ट दे चुका था। आप थोड़े क्वेश्चन को आप अच्छे लेवल पे नहीं ले गए, चलो और अंदर कोई घुसते हैं क्वेश्चन के अंदर कि पढ़ने का शेड्यूल, कौन सा सब्जेक्ट कितना घंटे पढ़ना, कि क्या टाइमिंग होती थी दिन में, मतलब आप सुबह उठते थे, क्या था वो सब के ऊपर थोड़ा बताएं। क्योंकि जो आपने 1 साल पूरी तैयारी की वो आप 3-4 लाइन में तो बता नहीं सकते, तो सामने वाले को भी मतलब समझ में आए इस तरह से। अच्छा, तो शेड्यूल की अगर बात करें तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। मेरा मेन ये था, मैं सुबह उठा, मैंने पढ़ाई की और पूरे दिन तक मैं जितना हो सके उतना अपना मैक्सिमम 100% हर रोज़ दूँ। और रात को जब मैं सोने जाऊँ तब मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा, मैंने आज कुछ इम्प्रूव नहीं किया। तो वो मेरा गोल था। ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं था कि आपको 3 घंटे केमिस्ट्री को देना ही है, 3 घंटे मैथ्स, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ऑलमोस्ट सारा केमिस्ट्री और मैथ्स का तो ऑलमोस्ट सिलेबस मैं कवर कर चुका था, तो उस पर मुझे इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मेरा गोल फिज़िक्स था और फिज़िक्स को मैं लेके चला। इसमें एक और चीज़, यूट्यूब से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मुझे लगा था कि मुझे सेल्फ स्टडी से ही करना है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन कवर करना, लेकिन कोई बात हाँ, नहीं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। और फिर वैसे लाइक मेरा क्वेश्चन इस हिसाब से था कि कोई बच्चा होता है कि हाँ, पढ़ने वाली चीज़ मैं सुबह करूँगा, सॉल्व करने वाली रात को करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हाँ सुबह ये, मतलब किसी का फिक्स टाइम होता है क्या पढ़ने का? जी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअली हर किसी का कोई अपनी आदत रहती है बचपन से। जैसे कोई लोग होते हैं जिन्हें रात को पढ़ना अच्छा ही लगता है, और कोई बच्चे होते हैं जिन्हें सुबह की फ्रेश हवा में उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप पहले वो फाइंड करो कि आपका कौन सा टाइम सही रहता है, उस हिसाब से आप चलो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है आपको रात को ही पढ़ना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है आपको सुबह ही पढ़ना है। बस आप हर रोज़ कम से कम 4 to 5 आवर्स अपना इनपुट पढ़ाई में दो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस बात से इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आएगी, कोई आपको बोले कि हाँ रात में पढ़ने वाले गधे होते हैं या कुछ होते हैं, उनको आपको नहीं सुनना है। आपको जिस टाइम पर कंफर्टेबल लगे, आप उस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी एकदम फुल है, उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट ये मुझे बताने में बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। और वैसे तो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो सब बोलते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट या तो फिजिक्स या मैथ्स होना चाहिए, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। अरे मेरे बोर्ड्स में भी उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, और जेई में भी। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ, और जेई में भी जो मेरे 3 शिफ्ट इस बार मैंने दिए थे, सब में केमिस्ट्री में हाईएस्ट परसेंटाइल हर बार आया था। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वाकई में इजी है, मतलब इजी बोल सकते हैं, लेकिन वो लोगों का फेवरेट, बहुत कम लोगों का फेवरेट होता है। फेवरेट मतलब उसमें लोग घूम जाते हैं, मज़ा आ रहा है करने में। केमिस्ट्री से चलो ठीक है, हो जाता है, मतलब दोनों के कंपेयर में केमिस्ट्री आसान होती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आसान हो वो आपका फेवरेट हो, लेकिन यहाँ पर वो केस इन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया है। तो बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट? तो आप केमिस्ट्री के, हम आपको देवता मान के चलते हैं, तो क्या ज्ञान देना चाहेंगे केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री को इस तरह से पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए,
ये इन सवालों का जवाब दें, फिर हम आगे बढ़ें। तो केमिस्ट्री में बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के खुद के 3 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जो भी क्लास हो रही है उसके टाइम आप कॉन्सेंट्रेटेड रहो, आप ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास के टाइम आप पीछे बैठ के कुछ मज़े कर रहे हो। और दूसरी चीज़, जो आपके क्लास टीचर नोट्स लिखवा रहे हैं केमिस्ट्री में, जो भी आपके क्लासेस या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, वो प्लीज़ काफ़ी मतलब अच्छे से उन्हें बना के रखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो नोट्स हमारे सर ने भी हमें लिखवाए थे, श्रेय सर ने, अगर आपको याद होगा, तो वो मैंने अब तक संभाल के रखे हुए हैं और मैं कहूँगा उन्होंने मेरी हेल्प की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। काफ़ी बच्चों को ये वाला सेक्शन पसंद नहीं आता, सब रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगा इसे प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि ये आपको फ्री के नंबर देता है। आप जाओगे, क्वेश्चन देखोगे, टिक करोगे, 4 नंबर आपके ऐसे जाते हैं। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, मैं भी जेई का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम निकाली है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था उसी में मेरे पेपर में सबसे ज़्यादा आए थे, और मतलब उसमें भी सबसे ज़्यादा मेरे इसलिए आए थे ताकि मेरा इनऑर्गेनिक अच्छा था। तो मैं इस चीज़ में आपको ज्ञान दे सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक कैसे करना है। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। जेई मेंस का जो लेवल होता है वो एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप एग्ज़ाम के पहले आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप ये ना सोचें कि मैं इनऑर्गेनिक को स्किप कर दूँ, बजाय उसके आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू कर दो। मतलब दिन में जो आपके लास्ट के 3 चैप्टर्स है वो हर साल उनमें से 2-3 सवाल फिक्स आते हैं। फिर जो 11 के पी ब्लॉक चैप्टर्स है, एस ब्लॉक चैप्टर्स है, हाइड्रोजन, ये इजी चैप्टर्स है यार। 5 पेज के चैप्टर है मुश्किल। तो उसमें से आप लोग मतलब हाईलाइट कर सकते हैं इजी पॉइंट्स को। और क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है वो मतलब फिक्स है, मतलब 99% चांस है कि वो एनसीईआरटी में से ही पूछेंगे। तो आप अगर पूरी एनसीईआरटी आपके टिप पे हो जाए और आप डेली रिवीजन करें तो कोई बड़ी बात नहीं, इनऑर्गेनिक क्रैक करना यार। मतलब 10 क्वेश्चन आपके इजीली बन सकते हैं, 30 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा। वो जो एक वेब सीरीज़ आई थी बीच में, कोटा फैक्ट्री, जो कि सबने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था इनऑर्गेनिक को स्किप कर दो। तो उससे प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत होइए। वो अपनी जगह, वो ठीक है, उनको आईआईटी जाना था, हमें भी आईआईटी जाना है, लेकिन हमें केमिस्ट्री को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि वो आपका स्कोर इंप्रूव कर सकता है। और बहुत सारे टीचर्स तो ये भी कहते हैं केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो डिसाइड करता है आप आईआईटी जाओगे या नहीं जाओगे। बाकी 2 सब्जेक्ट आपका मार्क्स बनाते हैं और जो केमिस्ट्री वो आपकी रैंक बनाता है, इसको याद रखना। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर लास्ट में फिजिकल बच गया, तो फिजिकल में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह है वो सब आप याद रखिए, ठीक है। जैसे आपका गैस लॉज वो कैसे होता है, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम काफ़ी टफ चैप्टर पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ें। इसकी जगह आप 2-3 कोई और छोटे चैप्टर्स उसकी जगह कर सकते हैं। देखिए यार, यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के है कि आपको डिसेंट मार्क्स लाना है। आपका गोल ये नहीं है हमको AIR 1 लाना है, AIR 10 के अंदर आना है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप पूरे चैप्टर्स करने जाओगे तो आपके जो अच्छे चैप्टर्स है वो भी आपके हाथ से निकल सकते। तो पहले जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपको सही लगे, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उन चैप्टर्स पे फोकस करो। पता चला आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, उसमें निकाल दिया आपने 2-3 महीना और लास्ट में 1-2 सवाल आ रहा है, तो उसके बजाय हम 5-6 चैप्टर वो कर ले जिनमें से हर साल सवाल आ रहे हैं, कि नहीं शुभम? जी हाँ, जैसे फिजिक्स में भी होता है, बच्चे रोटेशनल मोशन पढ़ते रहते हैं 2-3 महीने तक। हाँ। और मॉडर्न फिजिक्स छोड़ देते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। रोटेशनल मोशन के टू अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें कोई गारंटी नहीं है ना कि हमसे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर हम 2-3 महीने पढ़ रहे। लेकिन वहीं पे मॉडर्न फिजिक्स के इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन्हें हम इजी किल टॉपिक्स में कंसिडर करते हैं, मतलब जो आप इजीली पढ़ भी सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। आपको 4 नंबर लाने हैं, भले आप रोटेशनल का करो या फिर आप मॉडर्न फिजिक्स का करो, तो स्मार्टली वहाँ पर हमें काम करना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में और क्या बात कर सकते हैं? हाँ, एक चीज़ बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि इतनी सारी न्यूमरस रिएक्शंस होती है। ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग रिएक्शन कितनी ज़्यादा होती है आपको पता है, और इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आपने कुछ अलग से कुछ तरीका आजमाया था कि हाँ, इन चीज़ों को ऐसे याद रखा जा सकता है? जी, जैसा मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट पार्ट है और उसमें भी ऑर्गेनिक जो है वो मेरा फेवरेट है। तो मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई याद करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके लिए ये सजेस्ट कर सकता हूँ, आप जैसे कि आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप पहले एक बार उन्हें लर्न कर लीजिए। मुझे फर्स्ट गो में सारी याद नहीं होंगी, ठीक है, 10 में से 5-6 भी होती है, लेकिन फिर उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए। अगर आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपके एग्जाम से पहले डेफिनेटली आपको सारी रिएक्शंस ऑन द टिप हो जाएगी। सो लास्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का कोई रिसोर्सेज आपने क्या यूज़ करे थे? कोई बुक आप लोगों को सजेस्ट कर सके? बुक इनऑर्गेनिक के लिए NCERT
और फिजिकल के लिए भी मैंने कोई बुक ऐसा सच नहीं की थी, मैंने खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए थे। और मुझे लगता है केमिस्ट्री के केस में बुक की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर आप NCERT भी करके जाते हो तो यू कैन ईजिली स्कोर 70 to 80%, और वही हमारा गोल भी होता है। या और ऑर्गेनिक के लिए अगर आपको अच्छी बुक्स आप पूछना चाहो कि कौन सी अच्छी बुक्स होती है, तो ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे अच्छी होती है, और आपकी इनऑर्गेनिक के लिए NCERT इज़ द बेस्ट, NCERT इज़ द बाइबल, ठीक है, उसके आगे कुछ सोचो ही मत। और फिजिकल के लिए आपकी MS चौहान होती है। लिख लो यार, ये सब बातें लिख लो, आपको कोई बताने नहीं वाला ही है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। भले आपका फेवरेट ना हो, लेकिन पेपर में तो आता है यार। और आपने फोड़ा भी, ऐसा नहीं कि फेवरेट नहीं है तो फिर उस सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनका जो तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंस था, तब जाकर ही 99.4% अचीव किया, ठीक है। तो किसकी बात करें, सेकंड फेवरेट कौन था? मैथ्स। हाँ। मैथ्स, तो चलो मैथ्स में सेम जो अभी आपने सवाल, मतलब हमने जो सवाल किए उस तरह से बता दें, मैथ्स में क्या तरीका होना चाहिए। तो मैथ्स में भी आप, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इजिकल टॉपिक्स के साथ स्टार्ट कीजिए, जो आपके इजी है, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। तो पहले उन सब चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि और मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इन सब के फिक्स क्वेश्चंस आते हैं हर साल। फिक्स है कि एक क्वेश्चन या फिर 2-3 क्वेश्चन इन 4-5 चैप्टर से आते हैं, तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपके जो थोड़े बड़े चैप्टर हो गए, जैसे सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, उनकी तरफ जाइए। और जो आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट है, जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट है, जिसमें बहुत सारे कोनिक, इलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ आता है उसमें, तो उसको आप लास्ट के लिए छोड़िए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उसे छोड़ दीजिए, लेकिन वो आप लास्ट में कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से कर पाएंगे। अगर आप उन्हें पहले करने जाएंगे तो हो सकता है आप बाकी वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें मिस आउट कर जाए। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। प्लस मैथ्स में एक अपनी फॉर्मूला बुक बना के रखिए, जिसमें आपने सारे फॉर्मूलाज अपने हाथ से लिखे हों, ये याद रखिए, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू जो आप पढ़ते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, फॉर्मूला बुक ज़रूर बनाइए। और मैथ्स में मैं साथ में कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत हो तो आप अरिहंत की कोई भी बुक ले सकते हैं। फॉर JEE मेंस, एडवांस के लिए मैं कोई भी सजेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। JEE मेंस के लिए आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हैं। बहुत अच्छे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मतलब बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डर लेकर चलते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ एग्ज़ाम के बाद अटेम्प्ट करके आते, बोलते हैं यार मैं तो सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन कर पाया। भाई तो 2 साल क्या कर रहा था? मतलब ठीक है, आपको ड्रॉपर को भी एक बात मतलब बोलना चाहूँगा कि दिल पर ना ले, क्योंकि 2 साल में आपने कुछ तो पढ़ा होगा यार, कुछ तो मेहनत की होगी। ऐसा तो नहीं है आप 2 साल पूरा वेस्ट करके आ रहे हो, ठीक है। मतलब आप इजी चैप्टर्स को भी टैकल करें तो मिनिमम आप आराम से 15 क्वेश्चन 30 में से कर सकते हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत आसान आते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है। कि आप अग्री करते हैं कि नहीं इस बात? हाँ जी हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है, 2 साल पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन एक चीज़ जहाँ पे वो मिस कर जाते हैं वो होता है जो आपके एग्ज़ाम से पहले का जो 1 मंथ होता है, वो काफ़ी क्रूशियल होता है। उसमें आपको रिवीजन भी करना है, प्लस जिस टाइम स्लॉट में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उस टाइम स्लॉट में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि वो आपके एक बायोलॉजिकल साइकिल में इंक्लूड हो जाए। ये काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी नहीं किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो ये इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप अपनी बायोलॉजिकल साइकिल नहीं बनाओगे, 1 महीने पहले आप एकदम चिल हो गए कि चलो भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हमें सब कुछ आता है, तो एग्ज़ाम में फिर आप नहीं इसको कर पाओगे, विच इज़ प्रीटी नेचुरल, ठीक है। और मतलब यार मैथ्स आपका, मतलब मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसके वजह से ही आपने JEE की तैयारी शुरू करी, ठीक है। मतलब 10th के बाद मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब 70% लोग का रीज़न यही होता है कि मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी इसलिए मैं JEE की तैयारी कर रहा हूँ। तो मतलब मैथ्स तो आप एकदम लेकर चलो। मैथ्स और मतलब बहुत हाई लेवल का मैथ्स भी नहीं आता यार, मतलब बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं। 60% स्कोर जो है वो इजी अच्छी लेवल होता है। मतलब आप कैलकुलस से स्टार्ट करिए, कैलकुलस में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, वही सॉल्व एग्जाम्पल के फिक्स पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करे होंगे। फिर मैथ्स में और सीक्वेंस सीरीज़ आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार, AP GP वो सब मतलब आसान, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, आंसर से चुटकियों में आ जाता है। और फिर कोनिक सेक्शन जैसा कि इन्होंने बताया कि हाँ वो थोड़ा समझने में लोगों को होता है, तो उस चीज़ों को लास्ट में करिए। 12th में लास्ट के चैप्टर डिफरेंशिएशन वाले वो सारे आसान हैं। प्रोबेबिलिटी के भी मतलब आते हैं, प्रोबेबिलिटी भी आप कर सकते हो। और मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा कि इन्होंने बताया, हर साल एक क्वेश्चन आता है यार, और वो चैप्टर करने के लिए आधा घंटा भी नहीं लगता मेरे ख्याल से, कि आपका 2 साल का काम। आप जैसे YouTube पे एक वीडियो देख लोगे ना, हार्डली 1 आवर की होगी, और आपका वो फिर शॉर्ट हो जाएगा, आपको वापस उठा के भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वो वीडियो देख लो और 10-15 क्वेश्चंस कर लो, बस चैप्टर वो आपका खत्म हो गया, 4 मार्क्स फिक्स हो गए आपके वहाँ पे। भाई आपको टॉपर नहीं बनना, आपको दिमाग चलाना है कि मतलब मैं किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करूँ कि मुझे हाईएस्ट से हाईएस्ट इनपुट मिल सके। और अपनी हालत हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक है।
तो मतलब ठीक है, एकदम अच्छे से तैयारी करें। मैथ्स भी आपका, केमिस्ट्री भी आप फोड़ सकते हैं, मैथ्स भी फोड़ सकते हैं। अब दिक्कत आती है लोगों को, ज़्यादातर दिक्कत फिज़िक्स में आती है, तो फिज़िक्स के लिए आप कोई अच्छा सजेशन दे सकते हैं? फिज़िक्स में तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत आई थी स्टार्टिंग से, ठीक है, इसलिए मेरा सेकेंड ईयर था, उसमें मैं यही गोल था कि मुझे अपना फिज़िक्स सही करना है। मैथ्स केमिस्ट्री तो अपने आप सही मेरा हुआ वही है। तो फिज़िक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे 11th के चैप्टर्स की बात करें जो कि काफ़ी फंडामेंटल आपके ज़्यादा होते हैं, और 12th में आपके जो होते हैं मॉडर्न फिज़िक्स वगैरह, वो आपके थोड़े उतने ज़्यादा फंडामेंटल नहीं होते, उनमें फॉर्मूला बेस्ड वगैरह वो सब चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो आप पहले 11 के चैप्टर्स की बात करते हैं, उनके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम लेना चाहूँगा और सजेस्ट भी करना चाहूँगा आपको, विच इज़ अनअकैडमी JEE। उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। मैं बोलता हूँ उनका कंटेंट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। उन्होंने सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा है। आप उनसे पढ़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, उनके क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको फिर और कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप में वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई, आपको भी डेफिनेटली हेल्प होगी। और यार हाँ, इस चीज़ पे तो यार मैं भी बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मेरी भी। मतलब जब मैंने मतलब JEE मेंस निकाला था, तो अनअकैडमी JEE चैनल जो है वो अमॉन्ग बेस्ट जितने भी यूट्यूब चैनल है सब में सबसे बेस्ट चैनल है। उनमें जो टीचर्स है उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, किस टाइप के करने हैं आपको। जो वो उनके जो क्विजेस होते हैं, आप भले लेक्चर आपको देखने का टाइम नहीं, लेकिन आप उनके क्विजेस ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, डायरेक्ट आइडिया लगेगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अनअकैडमी JEE एक चैनल है जो आप मतलब आराम से मतलब 100% आपको बोल सकते हैं कि आप इन्हें रिफ़र करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। और मैथ्स के लिए मैथ्स फिज़िक्स के लिए हम बात कर रहे थे, फिज़िक्स के लिए कुछ बताएं आप क्या करेंगे? तो ये तो हो गया आपका 11th-12th का, और आपका 11th का हो गया। और 12th की अगर बात करें तो उसमें जनरली जो चैप्टर्स होते हैं वो फार्मूला बेस्ड ज़्यादा होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होते, लेकिन फार्मूला बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो वो वहाँ पे 12th का मुझे लगता है इतनी ज़्यादा दिक्कत बच्चों को नहीं आती है। अगर फिज़िक्स की बात करें तो 11th के जो टॉपिक्स हो गए वो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और एक और मैं जैसे यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लेट्स सपोज आपका मेंस अभी 1 या 2 महीने में है, अभी तो नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज कोई ऐसी कंडीशन आती है जब आपका मेंस 1 या 2 मंथ्स के गैप पे है और आपको पूरा फिज़िक्स रिवाइज़ करना है, तो उसके लिए एक यूट्यूब चैनल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, विच इज़ फिज़िक्स गैलेक्सी। अरविंद सर का चैनल है वो, और वो भी काफ़ी ब्रिलियंट टीचर है, काफ़ी उन्हें नॉलेज है, ठीक है। उनकी एक रिवीजन चेकलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने सब रिवीजन करवाया है, और विद इन 1 आवर सारे चैप्टर्स, हर चैप्टर 1-1 आवर में उन्होंने कंप्लीट करवाया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो भी मेरे लिए रहा, ठीक है। ऐसा उन्होंने उसमें JEE मेंस को ही टारगेट करते हुए बनाई है, उसमें एडवांस का कोई भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और कोई बुक्स वगैरह कुछ बता सको जो बच्चों को हेल्प कर सके? बुक्स टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई भी बुक फिज़िक्स के लिए फॉलो नहीं की थी, तो आई डोंट थिंक आई एम कैपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन हियर। मैं बोलना चाहूँगा कि आप 2 बुक ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। एक है DC पांडे, वो बहुत मतलब इजी टू हाई लेवल पर जाता है, तो DC पांडे बहुत हेल्प करेगा। मेंस लेवल के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। और हाँ, और HC वर्मा, हाँ ज़रूर, हमारे HC वर्मा सर बहुत फेमस सर है, और उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं। वो बंदरों को पुली पे लटका देते हैं, अम्ब्रेला लेकर भगा रहे हैं सबको, मतलब मज़ा भी आएगा आपको। इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, आप सोचने लगोगे। तो HC वर्मा भी आप मतलब सॉल्व एग्जाम्पल्स तो नहीं, लेकिन जो उनकी बैक एक्सरसाइजेज है वो ज़रूर से ज़रूर करें। और फिज़िक्स में और कुछ कहना चाहेंगे कि आप? नहीं बस इतना। फिजिक्स में मतलब आप सबसे मेन चीज़ है कि सबसे हर चैप्टर के फॉर्मूले आपको अपने ज़बान पर याद होने चाहिए, हर चैप्टर के आपके खुद के रिटर्न। फिजिक्स में मतलब आपको फार्मूला आता हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, लेकिन फिर भी कोई सवाल बन जाते हैं। कोई सवाल कैसे आते हैं, उसमें डेटा दिया होता है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है यार, आपको सिंपल फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया। तो उसके लिए मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर साल पेपर में। तो आप भले चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फार्मूला आप ज़रूर से ज़रूर रट ले कि हाँ ये फार्मूला मुझे याद रखना है, ताकि मैं अगर क्वेश्चन आ गया, बाय चांस आ गया, तो आप कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। फार्मूलाज तो एटलीस्ट याद कर लीजिए हर चैप्टर्स के, और साथ में ये भी याद कर लीजिए कि कौन से केस में वो फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते हैं, उनके लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसी केस में से कोई क्वेश्चन दे दिया और आपने उसमें अप्लाई करके -1 नहीं करना है हमें, ठीक है। हो जाए तो अच्छा है, या फिर उसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। कभी मतलब डेढ़ साड़ा नहीं बनना है हमको, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, क्योंकि गलत करोगे तो यार आपकी रैंक अपने आप ही पीछे जा रही है। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो हमने तीनों सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, और अभी अगला सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों का साथ ये होता है कि आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप एग्ज़ाम में तो पेपर जब दे रहे हो
तो उस टाइम पे आपके सवाल नहीं बन रहे, इतना ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में बन गया कि वो सवाल आपसे नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप घर आकर वही चीज़ वापस से करते हो तो आपसे सॉल्व हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, और इस चीज़ को दूर करने के लिए आपने क्या किया? मतलब एग्ज़ाम प्रेशर, मतलब हाँ, मतलब मैं समझ गया आप एग्ज़ाम प्रेशर। एग्ज़ाम प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मुझे याद आता है मेरा जो जनवरी का 2020 का अटैम्प्ट था, यानी कि द फर्स्ट जेईई अटैम्प्ट ऑफ माई लाइफ। उसमें एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स वो मेरे हो चुके थे, मैथ्स मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था। उस मैथ्स में भी मेरे 4-5 क्वेश्चन हो चुके थे और मेरे हाथ में 80 मिनट्स थे। 80 मिनट्स मतलब 180 में से 80 मिनट्स मेरे अब तक बाकी थे, मतलब 1 आवर एंड 20 मिनट्स, ठीक है। और आप यकीन नहीं करोगे, उन 80 मिनट्स में मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। उन लास्ट 80 मिनट्स में आई वॉज नॉट एबल टू इवन अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन। ये किस लिए हुआ? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा थोड़ा फिज़िक्स अच्छा नहीं हुआ है, और वो चीज़ मेरे दिमाग में प्ले कर रही थी कब से। और मैथ्स भी उसमें टफ़ था, ऐसा नहीं था मैथ्स ईजी था, मैथ्स भी काफ़ी टफ़ था। तो वो मेरे माइंड में रह गया, और विच यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसने मेरे माइंड को इम्पैक्ट कर दिया, और फिर मैं मैथ्स में भी अपना जो है परफॉर्मेंस मैंने लूज़ कर दिया, और विच रिजल्टेड इन माई ओवरऑल स्कोर गेटिंग डिग्रेडेड। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, पहली बात तो एक लैब स्ट्रेटजी को आप यूज़ कीजिए। जैसे कि जो भी इजी क्वेश्चन है उन्हें आपने फर्स्ट लैब में कर दिया, फिर जो नहीं बने थे उनमें वापस ट्राई कीजिए। उसमें जिसमें ऐसा लगता हो कि ज़्यादा टाइम लग सकता है उसे छोड़ दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बना, तो ऐसा माइंड में मत सोचिए कि यार मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे तो ऐसे सारे क्वेश्चंस किए थे, अब ये क्यों नहीं बन रहा। उसे अपने दिल से लगा के मत बैठ जाइए, उसे साइड छोड़िए, मूव ऑन कीजिए और अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हर क्वेश्चन पे हमें जीरो से वापस स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पिछले क्वेश्चन में हो गया वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ लेके नहीं जाना है। ये प्लीज़ ध्यान रखिए। और ये चीज़ कैसे दूर हो सकती है, सेम मैं कहूँगा, अगर आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, उससे ये चीज़ उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो नेगेटिविटी जो है आपके दिमाग में आएगी वो नहीं आएगी। हाँ। मेन चीज़ वही है एग्जाम के टाइम पे कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपसे 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि यार अब क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब मैं क्या करूँ। मतलब वो चीज़ होती है यार, क्योंकि बहुत सिलेबस इतना भी आसान नहीं है जितना मतलब लोग समझते हैं। हाँ जेईई निकाल लिया, इतना नहीं होता। जो मतलब पूरी 2 साल की जो जर्नी है उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं यार। मतलब क्वेश्चन तो इन्होंने जैसे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे तो, और मतलब फोकस होकर स्टडी करें, तो ये सब चीज़ें से आप थोड़ा दूर रहेंगे और वो आपको पेपर में हेल्प करेगा। तो जेईई जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आपने लगभग रफली कितने टेस्ट दिए होंगे पूरे साल भर में, उसके ऊपर थोड़ा बताए तो ताकि पता चले कि हाँ भाई इतना मतलब ऐसे नहीं आ गए हम लोग उठ के। अगर सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की बात करें तो मैंने इजीली 70 to 80 प्लस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए। और अगर चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो वो आई थिंक 150 प्लस टेस्ट तो इजीली क्रॉस कर जाएगा। आई थिंक 200 प्लस भी हो जाएगा। तो देख लो यार, करना पड़ता है, ठीक है। इतना करोगे तो ही जाके आपको कुछ फल मिलेगा। और मतलब यार ड्रॉप लिया है आपने, आपके ऊपर मतलब अब तो आपको ड्रॉप लिया मतलब आप लोगों की नज़र में हो कि यार इसने 2 साल नहीं कर पाया तो आप क्या कर जाएगा। यही टाइम है आपका कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ भाई ये देखो मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ करके आप अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ हूँ मैं कैपेबल हूँ। बढ़ते हैं आगे। अब एक मेन फेस की ओर आते हैं कि यार इतनी हेक्टिक होती है ये जर्नी 2 साल की कि कई टाइम आपके साथ ऐसा आता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है यार। ना टेस्ट में अच्छे मार्क्स बन रहे होते हैं, ना आपका मन कर रहा होता है पढ़ने का। ऐसा आता है, ये फेज़ आता है, हर स्टूडेंट के लाइफ में आता है, आप में भी आया होगा। तो यार उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा कि हाँ नहीं यार ये सब तो होता रहेगा लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इस टाइप से आप किस टाइप से अपने आप को मेंटेन रखा, एनर्जी बूस्टअप किस तरह से? देखिए ऐसा फेज़ तो डेफिनेटली जो टॉपर है उसके लाइफ में भी आता है, और जो हम जैसे एवरेज स्टूडेंट है उनके लाइफ में भी ऐसा फेज़ तो आता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कैसे हैंडल कर सकते हैं इसके लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई एक रफ पैच आ गया जिसमें आपका ना टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, ना आप पढ़ाई के लिए बैठ पा रहे हैं, आप 1 to 2 आवर्स भी इजीली एक स्ट्रेच पे नहीं बैठ पा रहे, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कीजिए, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कंटिन्यूसली करते रहिए।
और यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट देखिए, जैसे कि ऐसे चीज़ों के साथ कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने जो आपके इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज़ होंगी उनसे बात कीजिए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, आपको अच्छी टिप्स देंगे। और एक मैं भी आपको एक अच्छी टिप ये दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका लेट्स सपोज अगर कोई रफ पैच आ गया, जैसे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मैथ्स ये सब पढ़ के काफ़ी बोर हो गए, तो आप थोड़ा बहुत अपनी स्कूल का भी पढ़ सकते हो, थोड़ा अपने स्कूल फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और डेफिनेटली आप काफ़ी इंप्रूव करोगे उससे। यार आपको मतलब इस चीज़ को दूर करने के लिए, हाँ ये होता है तीनों सब्जेक्ट, एक टाइम आएगा आपके दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा कुछ नहीं आएगा और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, सपनों में भी ऐसे आएगा हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है। आपको मतलब इनसे जैसा कि बताया मेडिटेशन, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप मतलब वॉक पर जा सकते हैं, नीचे अपने सोसाइटी के नीचे जाके थोड़ा बहुत खेल सकते हैं यार, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं यार, क्रिकेट खेल सकते हो, सबसे बढ़िया गेम है क्रिकेट यार। वॉक पे जैसा कि बताया वॉक पे जा सकते हो, दोस्तों से मिल भी सकते हो। मतलब इन सब पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी है, अपने जो शरीर को जो फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एक सोशल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है लोगों से यार, ज़रूरी मतलब 3 सब्जेक्ट ही बीच में आपकी ज़िंदगी नहीं रहनी चाहिए, तो मतलब उस चीज़ में आपको हेल्प होगी। आखिरी के स्टेज पे यार कि लास्ट टाइम चल रहा है आपका जेई का, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो फॉर ए ड्रॉपर, जैसा कि आपने ड्रॉप आपका सक्सेसफुल रहा था, तो फॉर ए ड्रॉपर कितने टाइम पहले आपको रिवीजन चालू कर देना चाहिए, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, ताकि आपको बहुत अच्छा इनपुट मिल सके? क्या कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले किस तरह से आपको करना चाहिए मैनेज थिंग्स को? तो ये इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी मतलब एड्रेस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। सो पहली बात आपने कि कितने टाइम पहले रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए आप ड्रॉपर हैं, मतलब आप 2 साल पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मतलब आपको सब कुछ वापस स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है। आप जो अभी वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनसे एक स्टेप आप पहले से आगे हो। रिवीजन की बात करते हैं, रिवीजन आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा 1 मंथ पहले स्टार्ट कर दीजिए, और जब आपकी एग्ज़ाम है उससे 2 to 3 डेज़ पहले आपकी जो भी पढ़ा है वो सब बंद कर दीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको जो करना था वो आप 3 साल में कर चुके हो, आखिरी 2-3 दिन में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, स्टेबल कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। आपका एक केमिस्ट्री तो मतलब मैं बोलना चाहूँगा, केमिस्ट्री आपका फिक्स होना चाहिए कि जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर से डेली रिवीजन करते चलो, डेली रिवीजन का 1 घंटे में आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठ के रीडिंग कर रहे, वो नहीं, आपके जो आपने नोट्स बनाए या जो कुछ भी हो, आपको पेज पलट पलट के देखना है। मतलब कुछ चीज़ें जो आंखों में ऐसे कैप्चर हो जाती है, जैसे कोई रिएक्शन की वो फ़ोटो आपके दिमाग में बन जाती है, तो उस तरह से आप अगर डेली देखते रहेंगे एक ही चीज़ को, और अपने दीवारों पे यार, अब यही टाइम होता है दीवार गंदे करने का यार, कि मतलब आप अपने चारों तरफ दीवारों पे जो छोटे छोटे चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उनको एक पेज पर लिख के लगा दे, ताकि बाद में आपको ज़्यादा आपको वो स्ट्रगल ना करना पड़े ढूंढने के लिए कि यार हाँ ये कहाँ है, तो आप एक नज़र दौड़ाया और आपने रिवीजन कर लिया। और मतलब और एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि जो स्लॉट आपको मिला है, ठीक है, जो एग्ज़ाम स्लॉट, उस टाइम पे आपको कंपलसरी 1 महीने पहले, जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाए उस टाइम के अगले दिन से उसी टाइम पर रोज़ आपको एक डेली मॉक टेस्ट देना है। बल्कि मॉक टेस्ट क्यों देना है आपको, इतने सारे एग्ज़ाम हो चुके, इस साल आपने चार एग्ज़ाम कर दी जेई पर। सबसे पहले तो यार जेई वाले पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं यार, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो यार, जेई का लेवल क्यों गिरा रहे हो? ठीक है, आपको इसमें एक हेल्प हुई है कि इतने सारे शिफ्ट हुए, इतने सारे पेपर हुए। उसके पहले 2020 में दो बार पेपर हुए, 2 शिफ्ट हुई। उसके पहले 2019 के इतने सारे शिफ्ट हुए। तो आप इन सब पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाते हैं, और पैटर्न वही होता है यार। आप इन 3 साल के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना, मतलब हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये था कि आप इन 1 महीने में आप छोड़ दें, आप मॉक टेस्ट छोड़ दें, प्रीवियस मतलब वो सब छोड़ दें। आप जो पुराने क्वेश्चन थे वो पूरा पेपर उसी 3 घंटे के स्लॉट में जो आपको मिला है उस टाइम पे वही पेपर करें जो प्रीवियस ईयर आए। क्यों, क्या लगता है आपको? सही? जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा मस्ट है अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने हो चुके हैं। जैसे कि इस साल 4 शिफ्ट हुई है, और हर शिफ्ट में और हर अटेम्प्ट में आई थिंक 6 या 7 शिफ्ट्स होती है, तो इंटू 7 कर दो, 28 पेपर्स तो आपको खाली इसी साल के मिल गए। वैसे ही पिछले साल सितंबर में 10 शिफ्ट हुई थी, जनवरी में 6, तो 16 पेपर्स उसके हो गए, ठीक है? आप पेपर करके जाओगे तो भी 300 आपके पेपर्स ही इतने हैं कि आप उनके भी अगर प्रीवियस आप
पिछले 10 साल छोड़ो, आप पिछले 2-3 साल के भी करने बैठोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आपके ऑलमोस्ट सारे बॉक्स में टिक्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा यार कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहे हैं मुझसे और ये जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। और आपको जो लास्ट में स्कोर आएगा उससे आपको नेक्स्ट लेवल का एकदम खुशी होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। और जो मोटिवेशन मिलेगा पेपर में करने का वो तो आप पूछो ही मत। आपको जो नॉर्मल पेपर आप देने जाओगे वो एकदम ऐसा लगेगा यार मैं तो एक नॉर्मल सा टेस्ट दे रहा हूँ, मैं रोज़ इसको देता था, वही एक मेरा नॉर्मल सा टेस्ट चल रहा है। हाँ नहीं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स तो नहीं, लेकिन जैसे कभी कभी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपकी ड्रॉप की जर्नी एकदम स्मूथ रहने वाली है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं एज जो आपकी नॉर्मल जेई की जर्नी होती है। तो कभी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाए तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मोटिवेशन के लिए सुनिए, लेकिन खुद को रिलैक्स करने के लिए आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स। ये देखो भाई जेई के टाइम पे दिल टूटा है भाई साहब। हाँ तो दिल जेई नहीं काफ़ी बार तोड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आप सॉन्ग सुन सकते हैं। तो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशन की जरूरत है। ओके यार मैं तो बहुत सारे 3-4 जो सॉन्ग्स थे वो बहुत ज़्यादा सुनता था, मतलब रोज़ एनर्जी अपनी बूस्टअप करने के लिए फिक्स टाइम था, दिन में 2-2 बार मैं सुनता था। सबसे पहले ये लक्ष्य वाला सॉन्ग आपको सुनना है, आंखें बंद करके अपने जेई वाले ड्रीम को सोचते हुए आपको वो सॉन्ग सुनना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। फिर एक डिनो जेम्स के 2 गाने हैं जो बहुत बढ़िया है, उसको आप सुन के कोई भी क्वेश्चन करो आपसे हो जाएगा। अब वो वो गाने का नाम था एक लूज़र और अनस्टॉपेबल, ये 2 गाने बहुत अच्छे हैं। मतलब आप कभी आपको लो फील हो तो ये गाने सुन ले आप, फुल वॉल्यूम करके आप, एनर्जी आ जाएगी। और कौन सा था, आशाएं भी एक बहुत बढ़िया था। और जेई का भी एक वो अनअकैडमी का भी एक सॉन्ग था ना, कौन सा था वो, रास्ते कुछ, हाँ लेट्स क्रैक इट भी। ये 4-5 सॉन्ग है, इसको आप डेली सुने, आपकी पक्का से आपको मोरल बूस्ट होगा, अच्छा लगेगा। तो बस यार इतना तो सब बातें हो गई, आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी होगी और मतलब हम और बातें करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए मैं आखिरी बार शुभम को ये माइक पकड़ा रहा हूँ और आप कोई एक मैसेज दो देना चाहे कि हाँ ऐसा था मेरा, आप जो भी मतलब आपके दिल में जो भी चल रहा हो वो आप बता सकते। तो मैं लास्ट में अपना फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँगा कि कब आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं, क्या ये वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहली बात करते हैं, हमें ड्रॉप कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप आप कब ले सकते हो, जब आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, जैसे आपने जेई दे दिया वो ख़राब हो गया और आपने कोई और फॉर्म नहीं भरा, तो आप ड्रॉप डेफिनेटली लीजिए, ठीक है। और आपको जब अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली ड्रॉप लीजिए। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सिर्फ लाइफ का 1 साल खराब नहीं होगा, 1 साल इन्वेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है, ख़राब नहीं होगा वो भी। तो डेफिनेटली आप, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रॉप लीजिए। अगर आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट भी है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं कहूँगा ले लीजिए। 1 साल में आपका कुछ ऐसे चेंज होने वाला नहीं है। आपकी लाइफ 80-90 ईयर्स की है, तो उसमें से 1 साल चला भी जाएगा तो दैट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस, ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। और मैं कहना चाहूँगा कि ड्रॉप जब आप लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने ड्रॉप ले लिया तो आप कर ही दोगे, सब कुछ स्मूथ होने वाला है। आपको मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए रेडी रहिए, अपने माइंडसेट को वैसा बनाइए कि हाँ हमने ड्रॉप लिया है। और मैं तो कहूँगा ड्रॉपर्स का चांस अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके फर्स्ट टाइमर्स है, क्योंकि उनको स्कूल भी मैनेज करनी है, उनको सब कुछ स्क्रैच से भी पढ़ना है और उनको जेई का भी साथ में मैनेज करके चलना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने जेई पे फोकस करना है, दैट्स ऑल। सो डेफिनेटली ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है एट दी एंड। हर केस में डेफिनेटली नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपके दिल में वो आपको अंदर से अगर मोटिवेशन है कि हाँ भाई मुझे भी अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली ड्रॉप लीजिए, इट्स टोटली वर्थ इट। थैंक यू सो मच। तो यार इन सब बातें बहुत ज़रूरी बातें, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये हमारे शुभम चांडक जी ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और मतलब ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यार 99.4 परसेंटाइल लाना यार बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे कोई एवरेज स्टूडेंट के लिए जो पिछले साल जिसका मतलब 99 लाना, यार हम भी आपस में जब कोचिंग में थे बातें करते थे यार ये इतने ला रहा है, ये टॉप कर रहा है यार, मतलब हम ऐसी बातें करते थे। और लास्ट में आप वो चीज़ खुद ले आओ तो यार अलग ही लेवल की फीलिंग है। डेफिनेटली काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप पूरे कंट्री के टॉप 1% में आते हो। डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप किसी को बता सकते हो कि देखो मैंने एग्ज़ाम दी थी जो कि कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट तो नहीं कह सकते, कॉम्पिटिटिव कह सकते हैं, ठीक है, टफेस्ट तो एडवांस यूपीएससी बहुत है, ठीक है, मेंस को इतना नहीं कह सकते हम, ठीक है, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप टॉप 1% में हो, आपके पास ऑप्शंस हैं सारे टॉप NITs में एडमिशन लेने के, तो डेफिनेटली वो एक प्राउड मोमेंट होता है।
और एक अच्छी फीलिंग भी आपको आती है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है चलो ये कर लिया, मैं लाइफ में और भी काफ़ी कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है 99 प्लस जाना। और यार मतलब लोगों को रिजल्ट दिखता है, ठीक है, उसके पीछे का पेन सेक्रीफाइस नहीं दिखता है। तो मैं चाहूँगा आप बताएं कि आपकी 3 साल की लाइफ कैसी रही है एजुकेशन छोड़ के, एकदम मतलब दिखाए लोगों की इतनी सूखी लाइफ होती है, आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए। देखिए, सेक्रीफाइसेस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा शब्द हो जाता है, मैं उसका यूज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो हमने चीज़ें छोड़ी है, जो हमने मिस आउट की है, जो हमारे बैच के ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे रिलेटिव्स की शादी वगैरह वो सब होती है, उसमें हम नहीं जाते थे क्योंकि हमारी कोचिंग रहती थी। तो पूरे पूरे फैमिली वाले जा रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो एक चीज़ हमने मिस आउट की थी। और खेलना कूदना जैसे 10th के बाद तो काफ़ी बंद हो चुका था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी स्कूल लाइफ। 10th के बाद हमने 11th-12th में प्राइवेट कर लिया था, स्कूल डमी ले लिया था। तो हमारी स्कूल लाइफ जो 11th-12th टू बेस्ट जो हमने डमी लिया था 11th-12th जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ स्कूल लाइफ होते हैं वो हमने मिस आउट किए, लेकिन कोई बात नहीं, एट दी एंड वो सब वर्थ इट होता है, ठीक है। जो फीलिंग होती है वो बाकी सारे आपके गम होती है उसे भुला देती है और आप स्माइल कर सकते हो। हाँ, और एक मैं चीज़ ये लास्ट में मैं एक सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, यानी उसमें हमारी 4 to 5 आवर्स की तो कोचिंग रहती थी, उसके बाद पढ़ाई का इतना मन नहीं होता था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कोचिंग की गलती है, हमारी गलती है, मन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेरा ड्रॉप किया था तो उसमें मैं सिर्फ पूरा जो है खुद से पढ़ रहा था, कोई मुझे पढ़ाने वाला नहीं था। तो उसमें मैं सेल्फ स्टडी 6-7 घंटे हो जाती थी। सो दैट वाज लाइक रियली एडवांटेजेस थिंग्स। तो ये मैं कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी पे प्लीज़ फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 घंटे जाके पढ़ रहे हो तो वो आप पढ़ नहीं रहे हो, वो आप चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। आप पढ़ोगे कब, जब घर पे आके आप उसी चीज़ को वापस रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, जब तक आप खुद से इनपुट नहीं दोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू क्लियर JEE एंड नीट। तो आप सब लोग ने यहाँ पर देख लिया कि ड्रॉपर के लाइफ की ABCD किस तरह से रही थी, क्या मेहनत कहाँ कैसे अचीव किया, क्या चीज़ें करी, किस टाइम पर क्या सही तरीका था करने का। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चली होगी। इस वीडियो को मतलब वर्थ इट बनाना, इसको मतलब ऐसे नहीं कि आप बहुत सारे वीडियो देखते जा रहे हो यूट्यूब पर एक के बाद एक, रुक जाओ यार, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको इस वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगी वो और पेन डाउन करके आप उस पर काम करना शुरू कर दे, ठीक है। और यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गया है, बोलते बहुत देर से हम बोले जा रहे। तो अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं यार कि अब आपने अचीव कर लिया, ठीक है, 99.4 परसेंटाइल, 6500 रैंक। अब आगे क्या, आगे आपका क्या ड्रीम कॉलेज है मतलब? तो ड्रीम कॉलेज की बात करें तो जब स्टार्ट करते JEE की जर्नी तब तो सबका IIT बॉम्बे होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मूव ऑन करते हो वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, और उस हिसाब से आपका IIT बॉम्बे छूट जाता है, 11 का समझते होते हैं, फिर अच्छी NIT में जाना, और उसके बाद आपका ड्रीम कॉलेज भी एज पर योर स्टैंडिंग चेंज करता रहता है, ठीक है। तो मेरा एज सच कोई ड्रीम कॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा काफ़ी मन है कि अगर मुझे किसी टॉप की NIT में अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ने का मौका मिले, तो क्योंकि पढ़ना तो मुझे वही है आफ्टर ऑल, तो अगर वो लेट्स सपोज इस साल अगर मुझे मिल जाता है तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट। और आगे का मेरा प्लान तो वही जो सबका होता है, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। और मुझे एक आध देखिए JEE में एक्चुअली क्या होता है, आप कॉलेज को चूज़ नहीं करते, आपके रैंक के बेसिस पे कॉलेज आपको चूज़ करते हैं। तो जैसे मेरा जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे कॉलेजेस मिल सकते हैं, मेरा होम स्टेट वाला NIT जो कि SVNIT उसमें चांस है, या फिर NIT कुरुक्षेत्र हो गया आपका हरियाणा में जो है, उसमें भी चांस है। तो वही सब फिर अब ड्रीम कॉलेज भी आपके वही बन जाते हैं, आप उनके बारे में काफ़ी रिसर्च करने लग जाते हो। तो मैंने देखा काफ़ी अच्छे कॉलेज है वो भी, तो डेफिनेटली मैं काफ़ी खुश होऊंगा अगर मुझे उन कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो बहुत बढ़िया यार, आप थोड़ा हमारी बात भी कर ले। कैसा लगा आपको मेरे शो पर आकर, क्या था आपका एक्सपीरियंस, मज़ा आया कि नहीं आया? आप थोड़ी बता सकते हैं। हाँ, ये जो शो है, ये जो पॉडकास्ट या फिर आप इंटरव्यू जो भी बोलो इसे, ये हमने काफ़ी टाइम पहले से प्लान कर रखा था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन से ये हो नहीं पाया। लेकिन डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ऐसे अपनी जर्नी किसी के साथ शेयर करके। जैसे इनको तो पता ही आप सबके साथ शेयर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और आपके शो पे आके भी काफ़ी यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, भी इनके 4-5 वीडियोस पहले वाली सब 1000+ व्यूज़ गए। सो डेफिनेटली सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अगर चैनल ग्रो करता है तो उसमें आपकी ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको काफ़ी और चीज़ें जानने को मिलेगी इनसे, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब कर दे यार, बिल्कुल इतना लास्ट तक पहुंचे यार। सो आफ्टर ऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस हैविंग यू विद हैविंग एन so oops moment. It was a great time. So after all, it was a great time with you. It was a really fun session. Yeah. So thank you यार शुभम, बहुत अच्छा लगा यार मिलके आपसे।
बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत आप लोगों का आगे हेल्प करेगी। ठीक है यार, और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में बिल्कुल ज़रूर से बताएं कि और कहाँ आपको हेल्प